हाय ऑल, स्वागत है आप सबका स्प्रिंग एमवीसी इस सीरीज़ में जो कि मैंने क्रिएट करी है। और स्प्रिंग एमवीसी की सीखने की इस सीरीज़ के अंदर हमने 2 वीडियोज़ पहले ही बना ली थी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था ओवरव्यू के बारे में, स्प्रिंग एमवीसी फ्रेमवर्क होता क्या है और उसके फ्लो डायग्राम को भी समझा था कि किस तरह से स्प्रिंग एमवीसी वर्क करता है इंटरनली, ताकि वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर कर रेस्पॉन्स दे सके। नाउ वी विल क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट जहाँ पर एक रिक्वेस्ट हम भेजेंगे स्लैश या स्लैश होम की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग index.jsp या होम पेज हम रिटर्न करवाएंगे। लेकिन उसको क्रिएट करने से पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी, तो स्प्रिंग एमवीसी की कॉन्फ़िगरेशंस हमें करनी पड़ेंगी। उसको सीखने के लिए ये वीडियो है, थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पर, ये मैं इंश्योर करूंगा। सो उसको सीखने से पहले आइए हम चाहते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएं सिंपल स्प्रिंग का। तो हमने एक्लिप्स फाइल सॉरी अपनी एक्लिप्स एडिटर खोल लिया है। आप कोई भी एडिटर, एक्लिप्स, इंटेलिजे, कुछ भी खोल सकते हैं। स्टेप्स ज़्यादातर सेम ही रहेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक्लिप्स पे स्टार्ट करें। तो फाइल पे क्लिक कीजिएगा। हमें अब चाहते हैं कि नया मेवन प्रोजेक्ट बनाया हम। मेवन क्या होता है? मेवन होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। तो प्रोजेक्ट कर लेता है, मतलब जो भी हम पॉम डॉट एक्सएमएल आप जानते ही होंगे। वही मैं दिखा दूंगा कि क्या होता है पॉम डॉट एक्सएमएल। जो भी डिपेंडेंसी हम लिखते हैं डॉट जार, मतलब उसकी जार फाइल्स ऑटोमेटिकली फैच करवा लेता है वो। तो हमें मेवन प्रोजेक्ट बनाना है। मेवन पे क्लिक कीजिएगा। हाँ, तो आपने जैसे मेवन पे क्लिक करा तो ये कुछ इस तरह से आएगा। कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ, बस नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वेब ऐप पे क्लिक करना है। यहाँ पर मेवन आर्क टाइप जो लेना है आपको, वेब ऐप लेना है। बहुत सारे आर्क टाइप्स दिखेंगे आपको यहाँ पर। कैटलॉग इंटरनल होगा और मेवन आर्क टाइप जो होगा, मेवन आर्क टाइप वेब ऐप होगा 1.0 वर्जन। नेक्स्ट पे क्लिक करिए और नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए पूछेगा कि ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन और पैकेज। यहाँ पे इन्होंने ऑटोमेटिकली ले रखा है। मैं हम चाहते हैं कि शुरू से स्टार्ट करें, तो कॉम ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और पैकेज, इन तीनों से मिलकर ये पूरा पूरा हमारे ये एक तरीके का स्प्रिंग एमवीसी बनेगा, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। मैं बताऊंगा आगे और दिखाऊंगा भी। सो कॉम हम चाहते हैं स्प्रिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो लर्न फर्स्ट फर्स्ट स्प्रिंग डॉट प्रोजेक्ट, ये हमारे पूरी पूरी ग्रुप आईडी हो गई और पैकेज भी सेम ही हो गया। अब आर्टिफैक्ट आईडी मतलब नेम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या रखेंगे? नेम रखेंगे क्या रखते हैं नेम? कुछ भी, जैसे कि स्प्रिंग स्प्रिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट, स्प्रिंग एमवीसी कर लेते हैं। ये स्प्रिंग एमवीसी का है ना ये। और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा लिख दिया गया हमने, स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट हटा दीजिए। सिर्फ इतना काम है, फिनिश पे क्लिक कर लेना। आपका ये स्प्रिंग एमवीसी फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये वाला, बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ खोलकर। ये वाला क्रिएट हो गया मेरे केस में। अगर आपके में एक्लिप्स के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है तो आपको पूरा पूरा एक प्रोजेक्ट दिख जाएगा। मेरे में बहुत सारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट थे, तो ये वाला बीच में यहाँ पे आया है। ऊपर भी ले आ सकते हैं, खैर अभी यहीं पे रहने दीजिए। आपको दिख सकते हैं कि ये सारे फोल्डर, जावा रिसोर्सेज, डिप्लॉयड रिसोर्सेज, सोर्स एंड टारगेट। हर चीज के बारे में समझेंगे, पर मेनली ये रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर हमारे ये डेस्क डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होता है। लाइब्रेरीज हैं जिसके अंदर ये जेआरई सिस्टम वगैरह, मेमोरी डिपेंडेंसीज जो भी हो, जो भी हम इंस्टॉल करेंगे वो भी आ जाएंगी, और जो कि ऑलरेडी है जैसे जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, जेडीके वगैरह, वो सब है लाइब्रेरीज के अंदर। वेब एप्लीकेशन, इसके बारे में हम अंदर जाएंगे और बाद में डिप्लॉयड रिसोर्सेज के बारे में। लेकिन अभी मेन जो चीज है वो है जावा रिसोर्सेज और ये सोर्स। इसके अंदर मेन के अंदर जाकर, वेब ऐप के अंदर जाकर, वाइबएनएफ के अंदर जाकर एक वेब डॉट एक्सएमएल के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ी बहुत अभी तो। वेब डॉट एक्सएमएल और इसके अंदर कुछ एक्सएमएल फाइल्स हमें बनानी भी होंगी, तो उसको देखेंगे। लेकिन अभी मेन इस पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर आ जाते हैं। पॉम डॉट एक्सएमएल एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, ताकि उनकी जार फाइल्स ऑटोमेटिकली जो भी रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए वो ऑटोमेटिकली लग जाए। यही काम होता है। मेवन प्रोजेक्ट बनाने से ये फायदा होता है। तो डिपेंडेंसीज, जैसे इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक डिपेंडेंसी है JUnit की, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली एक डिपेंडेंसी है। हमें एक और लगानी है, डिपेंडेंसी एक और लगानी है, ताकि ये स्प्रिंग एमवीसी का असलियत में प्रोजेक्ट बन जाए। अभी मेवन प्रोजेक्ट है वेब ऐप का, अभी स्प्रिंग एमवीसी का प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसकी डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी स्प्रिंग वेब एमवीसी की। अब उस डिपेंडेंसी को लगाने के लिए क्या करना है, कुछ इस तरह से उसकी ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन और स्कोप भी होगा। तो उसको लगाने से पहले आपको चलना है गूगल पर। गूगल पर चल लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करना है, सिंपल, स्प्रिंग वेब
एमबीसी, स्प्रिंग एमबीसी मेवन डिपेंडेंसी, स्प्रिंग एमबीसी मेवन डिपेंडेंसी आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर आ गई है मेवन रिपोजिटरी डॉट कॉम। इस वाले लिंक को क्लिक करना है, org.spring framework वाली को, और यहाँ पे आप देख लीजिए ये है स्प्रिंग वेब एमबीसी। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, बस वो वल्नरेबिलिटी वाले ना हो। किसी पर भी क्लिक कर लीजिएगा। मैं इस 5.3.2 पर कर रहा हूँ क्योंकि मतलब 522 बंदे उसे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आपको ये वाला पूरा कॉपी करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड। आपको चलना है इसको क्लिक करके, कॉपी करके आपको चलना है अपनी pom.xml फाइल के अंदर अपने प्रोजेक्ट के, और इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एफ, ताकि ये अलाइन हो जाए अच्छे से, और कंट्रोल एस से सेव कर लीजिएगा। सिंपल pom.xml का काम खत्म यहीं पर। आपको सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी ऐड करनी थी अभी के लिए, क्योंकि हम सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्प्रिंग वेब एमबीसी की। अब उससे पहले कि मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी कॉन्फ़िगरेशन करनी क्या-क्या है, किन-किन चीज़ों की करनी है। स्प्रिंग एमवीसी फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कर्सर आप देख सकते हैं मेरा, ये वाला प्रोजेक्ट है हमारा। तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, बिल्ड पाथ पे जाइए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाइए। यहाँ पर आपको दिखेगा जावा बिल्ड पाथ के अंदर, यहाँ पर दिखेगा आपको जावा बिल्ड पाथ के अंदर, यहाँ पे दिखेगा लाइब्रेरीज के अंदर 2 लाइब्रेरीज ऑलरेडी हैं, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी J2SE 1.5 और माइवन डिपेंडेंसी। अब ये जेआरई जो है ये ऑटोमेटिकली 1.5 लेता है। हम चाहते हैं कि भाई ये 1.5 ना लेकर जो हमारा जेडीके इंस्टॉल है उसका वर्जन ले। तो यहाँ से अभी रिमूव कर लीजिएगा इसे और ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करें, और जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर जाकर इंस्टॉल जेआरईज वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर जेडीके मेरा जो 17 है, इस पे क्लिक करने के बाद अप्लाई एंड अप्लाई क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा वर्क स्पेस डिफॉल्ट जेआरई जेडीके 17.0.2। ठीक है, फिनिश पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपका आ गया सिस्टम लाइब्रेरी जेडीके 17.0.2। इनिशियली 1.5 आ रहा था, वो नहीं लेना, ले भी सकते हैं, चल जाएगा काम, बट लेकिन ये ज्यादा सही है। और उसके बाद लाइब्रेरी एक और ऐड करनी है जो मैं बताऊंगा टॉमकैट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको नहीं पता कि टॉमकैट किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है एक्लिप्स के अंदर, एक्लिप्स के अंदर किस तरह से टॉमकैट को कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या करिएगा, विंडोज के अंदर आइए, प्रेफरेंसेस के अंदर जाइए, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको सर्वर दिख रहा होगा, नहीं तो आप यहाँ पे सर्वर टाइप भी कर सकते हैं। लेट मी टाइप सर्वर, ये सर्वर। आप सर्वर के अंदर रन टाइम एनवायरनमेंट पर आइए। यहाँ पे आपको मेरे केस में तो टॉमकैट 9 मैं मतलब इंस्टॉल कर चुका हूँ और यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी कर चुका हूँ। आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा होगा तो कुछ नहीं करना, सिंपल ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, इसे थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। अपाचे पर क्लिक करना है और अपाचे का जो भी वर्जन आपका इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम के अंदर, वो मेरे में 9 इंस्टॉल्ड है तो वर्जन 9 यहाँ पे लिख रखा हो V9.0, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिनिश कर देना है। यहाँ पे फिनिश कर देना है। ठीक है, ये आ गया मेरे पे। खैर 2-2 वर्जन इन्हें ऐड कर दिया क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी एक ऐड था, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और फिर आपको अप्लाई, जब ऐड हो जाएगा ना तो अप्लाई एंड क्लोज करना मत भूल जाइएगा, क्योंकि कभी-कभी अप्लाई एंड क्लोज करना भूल जाते हैं, फिर लगता नहीं है। फिर इस तरह से यहाँ पे आपका ये पूरा टॉमकैट जो भी आपने इंस्टॉल करा है अपने सिस्टम के अंदर वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा एक्लिप्स के अंदर। लेकिन एक्लिप्स के अंदर तो कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन बिल्ड पाथ में भी लगाना है। जो प्रोजेक्ट हमने बनाया ना उसके बिल्ड पाथ में लगाने के लिए कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे चलिएगा। वापस मैंने दिखाया था कि यहाँ पे हमने जेआरई तो डाल दिया था। ओके, जेआरई डाला था, लेकिन वही मैंने अप्लाई और अप्लाई क्लोज पे क्लिक नहीं करा था, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया था। दोबारा से मुझे पहले से रिमूव करना पड़ेगा और अपनी वो जेडीके डालनी पड़ेगी जो कि मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल जेडीके 17.0.2 स्टेप्स मैंने पहले ही बता दिए थे। फिनिश पर क्लिक करिए और अप्लाई अभी मत करिए क्योंकि हमें एक और लाइब्रेरी ऐड करनी है। लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर है ना, एक और लाइब्रेरी ऐड करनी है जो कि है सर्वर रन टाइम की। क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा सर्वर रन टाइम, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट पर जाइए और अपाचे टॉमकैट वर्जन 9, मेरा जो अपाचे टॉमकैट है वो वर्जन 9 का है, तो उस पर क्लिक करने के लिए फिनिश कर दीजिए। और यहाँ पर देखिएगा आपको जेआरई भी मिल गया, मेवन भी मिल गया और सर्वर रन टाइम भी मिल गया। अब अप्लाई पे क्लिक करिए और अप्लाई एंड क्लोज करिए। कुछ दिखा होगा यहाँ पे थोड़ा-सा, लेफ्ट साइड पे कुछ हुआ और नीचे थोड़ा-सा, वो क्योंकि वो जब अप्लाई एंड क्लोज करते हैं तो वो पूरा-पूरा फेच कर लेता है उसे। तो अब इन सब चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि हमने स्प्रिंग वेब एमवीसी देख लिया, टॉमकैट देख लिया कि भाई स्प्रिंग वेब एमवीसी की हमने डिपेंडेंसी ऐड कर दी pom.xml फाइल के अंदर, और स्प्रिंग एमवीसी मतलब जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया उस पर डबल क्लिक क्लिक करके बिल्ड पाथ पर जाकर उसके अंदर जेआरई को चेंज करा और ऐड कर दिया आपने सर्वर रन टाइम को। ये 2 काम अभी हमने करे हैं।
और अभी हमें चेक करना है कि ये डिपेंडेंसी जो स्प्रिंग वेब एमवीसी की हमने pop.xml फाइल के अंदर लगाई थी, वो आई है नहीं आई है, तो हमें जावा रिसोर्सेज के अंदर लाइब्रेरी के अंदर जाकर आपको दिख जाएगा कि ये तीनों चीजें आ गई हैं। ठीक, 17.0.2 मेवन डिपेंडेंसी और सर्वर रन टाइम जो भी हमने लगाया था बिल्ड पाथ के अंदर जाकर। ठीक, इतना ही काम था। अब हमें, क्योंकि अब हमने ये जो मेन जो काम करना है वो अभी करना है, ये हमने बाकी जो फर्स्ट वर्क था, जो इनिशियल वर्क था वो करना जरूरी था, वो हमने कर लिया। कंट्रोल एस से सेव कर ही लिया है इस फाइल को, pom.xml फाइल को, इस वाली को, और जिसके अंदर हमने स्प्रिंग वेब एमवीसी की डिपेंडेंसी लगाई थी। अब हमें 3 काम करने हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। हमने बताया था कि सोर्स के अंदर, सोर्स फोल्डर के अंदर, वेब ऐप के अंदर, वेब आईएनएफ के अंदर आपको web.xml दिखेगा। इसके अंदर हमें कुछ काम करना है। इसके अंदर पता क्या काम करना है? फर्स्ट स्टेप हम पहले डिसाइड मतलब बता देते हैं कि किस तरह से 3 स्टेप्स में पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी। So there are only 3 steps required to configure the Spring MVC project other than creating controller and views files। वो बताएंगे बाद में कि किस तरह से हम कंट्रोलर बनाएंगे और वो उस कंट्रोलर से हम व्यू को रिटर्न करवाएंगे, और वो व्यू को व्यू रिजॉल्वर से फैच करता हुआ रिटर्न हो जाएगा वापस क्लाइंट के लिए। अब लेकिन स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं, इन सबसे पहले वो है पहला, कॉन्फ़िगर डिस्पैचर सर्वलेट। हमने बताया था मेरी पहली 2 वीडियोस में, आपने देखा होगा डिस्पैचर सर्वलेट के बारे में बहुत ज्यादा बता रहा था। डिस्पैचर सर्वलेट इज द फर्स्ट कंट्रोलर, फर्स्ट कंट्रोलर है, तो सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सर्वलेट है मतलब जावा प्रोग्राम, सर्वलेट का काम क्या, सर्वलेट क्या होता है? जावा प्रोग्राम रिटर्न ऑन द सर्वर साइड। डिस्पैचर सर्वलेट एक ऑलरेडी क्लास है, हमें उसे किस तरह से web.xml के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहला स्टेप है, हम उस स्टेप को करने जा रहे हैं। web.xml फाइल हमने खोल ली है, वेब आईएनएफ फोल्डर के अंदर थी ये। अब हमें सर्वलेट और डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करना है, तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले सर्वलेट टैग लिखिए, सर्वलेट टैग, इसके अंदर सर्वलेट का नाम लिखना पड़ेगा, सर्वलेट नेम। सब कुछ यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, कंट्रोल स्पेस दबाकर भी हमें सजेशन मिल जाते हैं। खैर जब हम दिखाऊंगा मैं किस तरह से। सर्वलेट नेम कुछ भी ले सकते हैं, डिस्पैचर ले रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं आप, डिस्पैचर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट बताऊंगा उसका जो आप नेम यहाँ पे ले रहे हैं उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक काम के लिए, वो बताऊंगा बाद में क्या है। सर्वलेट क्लास, सर्वलेट क्लास, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिस्पैचर तो हमने बनाना है, डिस्पैचर सर्वलेट को हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो डिस्पैचर सर्वलेट की क्लास जो कि असलियत में कहीं पे भी ऑलरेडी इनबिल्ट है, मतलब डिस्पैचर सर्वलेट क्लास कहीं पे है लेकिन उसका जो पाथ है वो हमें नहीं पता। उस पाथ को फैच करने के लिए क्या करना है कि इसी सोर्स मेन जावा के अंदर, ये सोर्स मेन जावा अभी आई है जब हमने स्प्रिंग एमवीसी लगाया था ना, उसके बाद ये फोल्डर्स बन गए। इस सोर्स मेन जावा के अंदर एक हमें फाइल बनानी है, जावा फाइल, जावा फाइल बनानी है, तो लेट्स से एक जावा क्लास बना लेते हैं, टेस्ट, जस्ट टेस्ट करने के लिए। इस क्लास का भी कोई यूज नहीं है, डिफॉल्ट पैकेज कुछ नहीं। अभी बताएंगे हम क्यों इसका यूज कर रहे हैं। हमें सिर्फ डिस्पैचर सर्वलेट का क्वालिफाइड नेम चाहिए। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स बोलूं तो क्वालिफाइड नेम, लेमन टर्म में बोलूं तो सिंपल हमें ये चाहिए कि किस पैकेज के अंदर वो पड़ी है और उसका नाम। तो कंट्रोल शिफ्ट टी दबाइएगा यहाँ पर, इस क्लास के अंदर जो भी आपने टेस्ट क्लास नॉर्मल सी ऐसी बना ली बिना पैकेज के, कुछ भी ऐसी सोर्स मेन जावा फोल्डर के अंदर टेस्ट और जावा कुछ भी ऐसी कोई एक्स्ट्रा मतलब फाइल बना ली हमने जावा की। अब उसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाने के बाद ये आपको ओपन टाइप कुछ इस तरह से ये मिलेगा। इसके अंदर सर्च बार के अंदर हमें सर्च करना है डिस्पैचर सर्वलेट, डिस्पैचर सर्वलेट। डिस्पैचर सर्वलेट के बाद यहाँ पे रिकमेंडेशन आ जाएगी इसकी, सबसे पहला ये org spring framework डॉट वेब डॉट सर्वलेट के अंदर है, इस पे क्लिक कर लीजिए। यही है हमारा डिस्पैचर सर्वलेट क्लास। अब हमें चाहिए कि भाई ये किस पैकेज के अंदर है, ये org डॉट spring framework डॉट वेब डॉट सर्वलेट पैकेज के अंदर है। लेकिन लेकिन सिंपल शॉर्ट वे में बताऊं तो इसका क्वालिफाइड नेम चाहिए हमें। क्वालिफाइड नेम क्या होता है? क्वालिफाइड नेम होता है जिस पैकेज के अंदर ये है डॉट लगाकर उसके आगे ये क्लास का नाम, वो है क्वालिफाइड नेम। तो डबल क्लिक करिए और यहाँ पर कॉपी कर लीजिए क्वालिफाइड नेम, कॉपी कर लिए क्वालिफाइड नेम, वापस वो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर आए जिसके अंदर हमें डिस्पैचर सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, यहाँ पे कंट्रोल वी दबाकर पेस्ट कर दीजिएगा। तो इतना काम हो गया। अब सर्वलेट मैपिंग भी करनी है, सर्वलेट मैपिंग। अब कंट्रोल स्पेस दबाकर किस तरह से ये ऑटो मतलब राइट कर देता है हम दिखाते हैं। कंट्रोल स्पेस दबाया, इनने खुद ही फैच कर लिया कि हम कंट्रोल बाय सर्वलेट मैपिंग लिखना चाहते हैं। ये विंडोज के अंदर कंट्रोल स्पेस दबाकर ऑटोमेटिकली हो सकता है, वरना आप ऐसे लिख भी सकते हैं सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट मैपिंग के अंदर 2 चीज चाहिए, सर्वलेट नेम, अगेन रिकमेंडेशन आ ही रही है ऑलरेडी। सर्वलेट नेम वही होगा जो सेम यहाँ पे हमने लिखा था, सेम कॉपी करो इसे,
यहाँ पे पेस्ट कर लो। अगला बनाना है एक यूआरएल। भाई मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया और यूआरएल पैटर्न, इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई ये वाला डिस्पैचर सर्वलेट ना किस किस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ये उन सारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा जो कि हम देना चाहते हैं। मतलब स्लैश स्लैश से ही सारी रिक्वेस्ट स्टार्ट होती हैं, सारी यूआरएल स्लैश से स्टार्ट हों, स्लैश होम स्लैश पेजेस। तो सबसे पेजेस, लेट्स से होम पे जाके जितने पेजेस देखना चाहिए, सबसे पहला जो स्लैश होता है ये वो वाला हमने दे दिया कि इसके बाद जितना भी हो सब कुछ ये डिस्पैचर सर्वलेट इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। ठीक, तो हमने इस तरह से इसे बना दिया। तो हमारा काम खत्म हो गया डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करने का। कंट्रोल एस दबाइए, इस फाइल को सेव कर लीजिएगा web.xml की। जो भी हमने चेंजेस करे वो सारे सेव हो जाएंगे। हमने सर्वलेट नेम ले लिया डिस्पैचर, और सर्वलेट क्लास ले ली डिस्पैचर सर्वलेट, और सर्वलेट नेम और यूआरएल पैटर्न ले लिया सर्वलेट मैपिंग के अंदर कि भाई जैसे ही ये यूआरएल आए, डिस्पैचर सर्वलेट, ये वाला डिस्पैचर सर्वलेट उसको एक्सेप्ट कर ले। सबसे पहला कंट्रोलर है ये। याद करिएगा कि जब हमने बताया था कि पूरी रिक्वेस्ट जाएगी डिस्पैचर सर्वलेट से होती हुई, कंट्रोलर से होती हुई, व्यू रिजॉल्वर से एंड ऑल व्यूज को लेकर वापस जाएगी रेस्पॉन्स के पास, मतलब वापस एज अ रेस्पॉन्स जाएगी क्लाइंट के पास। तो उससे उसके अंदर सबसे पहला कंट्रोलर था ये डिस्पैचर सर्वलेट। तो जितनी भी रिक्वेस्ट हम भेजना चाहते हैं सारी की सारी यही हैंडल कर ले। तो हम चाहते हैं स्लैश लगाना, सिर्फ यहाँ पे स्लैश पर लगा दीजिए कि सारी रिक्वेस्ट यही हैंडल कर लेगा। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ स्लैश होम से जो रिक्वेस्ट आ रही है, स्लैश होम स्लैश करके, जैसे स्लैश होम स्लैश पेजेस मैंने पहले लिखा था, तो उसको सिर्फ बस ये फैच करे, तो स्लैश होम स्लैश लिख सकते हैं हम। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम दोबारा कोई नया डिस्पैचर सर्वलेट बनाए फिर बाकी रिक्वेस्ट को उससे एक्सेप्ट करें। तो हम चाहते हैं सारी रिक्वेस्ट यही एक्सेप्ट कर ले, तो इसलिए स्लैश लगा लीजिए अभी। अब हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैंने ये नोटपैड के अंदर लिख रखा है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं डन। अगला स्टेप है क्रिएटिंग अ स्प्रिंग सर्वलेट एक्सएमएल फाइल। यहाँ पर ही आइए वापस एक्लिप्स के अंदर, वेब आईएनएफ फोल्डर दिख रहा है ना जिसके अंदर वेब डॉट एक्सएमएल थी, इसके अंदर ही ना एक और एक्सएमएल फाइल बनानी है। अब हमें एक और एक्सएमएल फाइल बनानी है। एक्सएमएल यहाँ पे नहीं दिखेगी आपको कहीं पे भी, न्यू के अंदर जाकर अदर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे सर्च करिए एक्सएमएल, यहाँ पे एक्सएमएल फाइल मिली। नेक्स्ट, अब ये एक्सएमएल फाइल का नाम क्या होगा? इस एक्सएमएल फाइल का ना बाय कन्वेंशन हम नेम क्या यूज करते हैं, नेम यूज करते हैं जो नेम हमें पे सर्वलेट को दिया था ना, यहाँ पे डिस्पैचर दिया, या आप स्प्रिंग देंगे या फिर कुछ और भी देंगे, डिस्पैचर सर्वलेट देंगे, कुछ भी। मैंने यहाँ पे डिस्पैचर दिया, डिस्पैचर तो लिख ही लीजिए, डिस्पैचर सेम लिखना है जो यहाँ पे सर्वलेट को दिया है, सर्वलेट नेम। web.xml फाइल के अंदर जो सर्वलेट को नेम दिया है वो यहाँ पे लिख लीजिए, जो डिस्पैचर सर्वलेट का नेम है वो लिख लीजिए, डिस्पैचर हाइफन सर्वलेट डॉट एक्सएमएल। कुछ इस तरह से कन्वेंशन यूज करते हैं, यही फॉलो कर लीजिएगा ना, यही सब यूज करते आ रहे हैं। नेम ऑफ द सर्वलेट ऑफ द डिस्पैचर सर्वलेट हाइफन सर्वलेट डॉट एक्सएमएल। ठीक है, फिनिश पर क्लिक करिए और आपको ये एक्सएमएल फाइल मिल जाएगी। अब ये एक्सएमएल फाइल पता है क्या है, इसका काम क्या होता है, इसके अंदर हम बीन्स डिक्लेयर करते हैं। बीन्स, बीन्स आपको पता होगी कि आईओसी कंटेनर को हम देते थे स्प्रिंग की, कि भाई जाकर डिपेंडेंसी इंजेक्ट करिए। हम खुद भी यहाँ पे से कुछ वैल्यू डाल सकते थे, प्रॉपर्टी सेट कर सकते थे, प्रॉपर्टी इंजेक्शन का काम बीन्स के अंदर हो जाता था। तो बीन्स आर दी क्लासेस जो कि हम आईओसी कंटेनर को देते हैं, वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट स्कैन भी करवाना पड़ेगा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा उसके बारे में, और कुछ बीन्स डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। उससे पहले हमें एक ऑलरेडी बिल्ट इन बिल्ट बीन जो मिलती है हमें वो लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर बहुत सारी कॉन्टेक्स्ट वगैरह, मतलब बहुत सारे नेम होंगे, नेम स्पेस होंगे, एक्सएमएल नेम स्पेसेस, और उसकी लोकेशंस होंगी, वो हमें लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए, उसको लगाने के लिए ना वापस गूगल पर आते हैं। गूगल पर आते हैं, हम लिखते हैं एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन इन स्प्रिंग बीन्स। मैंने लिख दिया एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन इन स्प्रिंग बीन्स। ऐसे गूगल पर सर्च बार में सर्च करना, सबसे पहला लिंक मिलेगा java2blog.com, इस पर क्लिक करना है। अब इसके अंदर सर्च करिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये रहा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। ये वही है हमारी डिस्पैचर सर्वलेट डॉट एक्सएमएल, इसने ऐसे लिख रखा है बस। ये वाली बीन यहाँ से देखिए, यहाँ से इन दोनों एक्सएमएल को नहीं कॉपी करना, यहाँ से इस बीन्स को कॉपी करिए, इस बीन्स टैग को, और यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करके कॉपी और पेस्ट। कॉपी पेस्ट करना सीख लीजिए, जरूरी पड़ेगा बाद में, कि हम हर चीज को मैन्युअली राइट नहीं कर सकते। बहुत सारा ये मैन्युअली राइट करते तो बहुत वाट लग जाती है हमारी। लेकिन ये बीन्स देख रहे हैं आप, इस पूरे टैग को करना जरूरी था,
क्योंकि हम जो भी बीन डिक्लेयर करेंगे वो इसके बाद ही इसके अंदर इस पूरे बीन स्टैक के अंदर, ये बीन स्टैक यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके अंदर जो भी बीन डिक्लेयर करनी है वो डिक्लेयर करनी है। अब हमारा अगला स्टेप, मैंने बताया था कि हमारा अगला स्टेप जो था सेकंड वाला, क्रिएटिंग अ स्प्रिंग सर्वलेट एक्सएमएल फाइल, ठीक, वो हमारी हो गई, ये रहा डिस्पैचर सर्वलेट करके है हमारी, स्प्रिंग सर्वलेट मानो या डिस्पैचर सर्वलेट। अगर हमने यहाँ पे नाम स्प्रिंग दिया होता तो स्प्रिंग हो जाती, स्प्रिंग सर्वलेट, स्प्रिंग हाइपर सर्वलेट। अब डिस्पैचर है तो डिस्पैचर सर्वलेट, है ना। तो अब हमें इसके अंदर ना एक बीन डिक्लेयर करनी है व्यू रिजॉल्वर की, वो हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप है ये रहा, ये भी लिख लो, डन। सेकंड, सॉरी, डन, ये सेकंड भी हो गया। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्यू रिजॉल्वर, व्यू रिजॉल्वर याद है, व्यू रिजॉल्वर का काम क्या होता था, कंट्रोलर ने सिर्फ जेएसपी फाइल का नाम भेजा, व्यू रिजॉल्वर व्यू रिजॉल्व करेगा कि किस व्यू फोल्डर के अंदर ये जेएसपी फाइल पड़ी है, कौन सी उसका लोकेशन, मतलब लोकेशन क्या है उसकी, कहाँ पड़ी है ये फाइल जो कि कंट्रोलर ने भेजी है, भाई चाहता है कि ये वाली फाइल वापस जाए एज अ रेस्पॉन्स, बट ये फाइल पड़ी कहाँ है। तो व्यू इज जस्ट लाइक अ टेम्पलेट इंजन विच कंटेन्स व्यू फोल्डर, हम बनाएंगे भी टेम्पलेट इंजन, मतलब जिसके अंदर एक टेम्पलेट सा है, कुछ डेटा भर के हम वापस भेज देते थे, ये मैंने बताया था। लेकिन व्यू एक हम फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर कई सारी जेएसपी फाइल्स होंगी। तो व्यू रिजॉल्वर का काम क्या होगा, उसको बस रिजॉल्व करना कि जो भी इंफॉर्मेशन कंट्रोलर से आई है इसके पास, व्यू रिजॉल्वर के पास, कि भाई जैसे होम उनने भेजा, तो होम को फैच करना इस व्यू रिजॉल्वर का काम है। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। और इसका जो नाम है ना, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर है, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर है। ये एक तरीके से क्लास है, जो मैंने बताया था डिस्पैचर सर्वलेट की भी एक क्लास थी जिसका मैंने क्वालिफाइड नेम कॉपी करा था। तो अब इस तरह से इसकी बीन डिक्लेयर करनी पड़ेगी यहाँ पर। थर्ड स्टेप को कंप्लीट करने के लिए पहले इसे बीन डिक्लेयर करो, इसकी क्लास हमें कुछ लेनी है और नेम कुछ लेना है। शायद आपको पता होगा कि बीन डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, नहीं करते तो शायद आपको थोड़ा सा स्प्रिंग की बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी पहले, फिर उसके बाद इन वीडियोस पर आना पड़ेगा। तो नेम तो हम लिख लेते हैं कि हम भाई व्यू रिजॉल्वर का बना रहे हैं बीन। क्लास के लिए क्वालिफाइड नेम चाहिए, और क्वालिफाइड नेम को हमें गेट करने के लिए मैंने कहा था कि कोई एक डमी सी एक टेस्ट डॉट जावा फाइल बना ली हमने, इस पे हमें कंट्रोल शिफ्ट टी दबाना है। ये सोर्स मेन जावा के अंदर टेस्ट डॉट जावा फाइल बना ली, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाना है, और हमें क्या करना है, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, ये रहा आ गया, पहले ही सजेशन दे दिया हमने, पहला वाला ये इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, ये इस पैकेज के अंदर है, org spring framework web servlet view, इस पैकेज के अंदर है। और एक सेकेंड, ये रहा इसका नाम, क्लास है, पब्लिक क्लास देख सकते हैं, ये एक्सटेंड करा है यूआरएल बेस्ड व्यू रिजॉल्वर को, यूआरएल बेस्ड व्यू रिजॉल्वर को ही मैं बता रहा था ना, वो स्लैश होम स्लैश करके, ये यूआरएल बेस्ड रिजॉल्वर ही होता है। तो इंटरनल व्यू रिजॉल्वर की हमें क्वालिफाइड नेम चाहिए, यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक करने के बाद कॉपी क्वालिफाइड नेम पर क्लिक कर लीजिए, कॉपी हो गई है। अब वापस चलिएगा अपने डिस्पैचर सर्वलेट डॉट एक्सएमएल फाइल जो हमने बनाई थी, इसकी क्लास के अंदर हमें इसे डाल देना है, सिंपल, बस पेस्ट कर देना है। और प्रॉपर्टी इंजेक्ट करनी है कुछ, इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नेम है, कंट्रोल स्पेस दबाकर पूरा पूरा आ गए, वापस ऑटो राइट कर दिया हमने। प्रॉपर्टी का नाम डालना है, नाम सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है इसका प्रीफिक्स, और जो हमें वैल्यू हम यहाँ से ही देना चाहते हैं वो बताऊंगा क्या है। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, कंट्रोल स्पेस सफिक्स, वैल्यू हम देंगे कुछ ऐसी, पता है क्या है, होता ये है कि मैं यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ, उसने भेजा होम, कंट्रोलर ने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, लेकिन व्यू रिजॉल्वर चेक करेगा कि होम पड़ा कहाँ है। तो वेब ऐप है ना, वेब ऐप, यहाँ पे सोर्स के अंदर वेब ऐप पड़ी है, इसके अंदर कौन से पाथ, इसके आगे कौन सा पाथ है वो बताना हमें, स्लैश वेब inf स्लैश व्यूज फोल्डर हम बनाएंगे, व्यूज फोल्डर हम एक बनाएंगे, व्यू लिख लो या व्यूज लिख लो, बात एक है, जो भी लिखोगे आप यहाँ पर वही उस टाइप का उसी नेम का फोल्डर आपको बनाना होगा। तो हम चाहते हैं कि भाई इस होम को ना हम इसके अंदर जाकर वेब ऐप के अंदर, कहां पर जाकर, वेब ऐप के अंदर जाकर, वेब inf के अंदर जाकर, व्यूज के अंदर जाकर इस होम को चेक करें। तो प्रीफिक्स ना ये वाला होगा, प्रीफिक्स इस होम से पहले प्रीफिक्स ये लगाना होगा, ये लगा दो। सफिक्स क्या लगाना है, भाई होम तो उन्होंने भेजा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लेकिन असलियत में वो home डॉट जेएसपी फाइल है, तो home डॉट जेएसपी फाइल है, तो इस तरह से फैच करना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स इतना, ये होम से पहले, ये होम तो कंट्रोलर से आ ही रहा है ना नेम, और ये डॉट जो डॉट इसके होम के बाद जो डॉट जेएसपी है ना, ये सफिक्स है, तो यहाँ पे डॉट जेएसपी लिख दो सफिक्स के अंदर। ये दो प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी, ऑलरेडी दो प्रॉपर्टी सेट कर दी हमने इस बीन की,
जो कि बीन है किसकी, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर, मतलब व्यू रिजॉल्वर की जो बीन है, उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी थी जो हमने इंजेक्ट कर दी, वो ये रही। अब इसको हटा दीजिए, यहाँ पे इसको एरर आ रहा है क्योंकि हम ऐसे लिख नहीं सकते ना, हटा दो। ये बस मैंने समझाने के लिए करा था। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल एस सेव करिए, कर लीजिए, और हमने अब अपने तीनों स्टेप्स जो कॉन्फ़िगरेशन वाले थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए। अब अगला अगला क्या है? अगला ये है कि भाई अब हमें कॉन्फ़िगरेशन तो कर दी, अब कंट्रोलर बनाकर उस व्यूज़ के अंदर जाकर जो कि हमें भेजना है, मतलब कंट्रोलर बनाकर व्यू रिटर्न करना है। और यहाँ पे ये वेब आईएनएफ के अंदर हमने जिस तरह से बताया था कि भाई व्यूज़ के अंदर जाकर वो सारी जेएसपी फाइल्स बनेंगी, उन जेएसपी फाइल्स को बनाकर रिटर्न करना है। ठीक है, कुछ नहीं है। ये हमने तीनों काम कर लिए, मेन यही थे। ये थर्ड स्टेप को भी लिख दो, ये थर्ड स्टेप नीचे कर देता हूँ मैं। ये भी डन हो गया एक तरीके से, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ये तीनों स्टेप डन हो गए। अब अगली बात, अगला है कि भाई इस test.java को डिलीट कर दो क्योंकि तो डमी फाइल थी, बस हमने कंट्रोल शिफ्ट ही दबाया ताकि हमें ये क्लास जितने भी क्लासेस चाहिए थी, क्वालिफाइड नेम चाहिए थे उनके, वो मिल सके। डिलीट मार दो इन्हें, कुछ नहीं, डिफॉल्ट पैकेज को भी डिलीट मारो। डिलीट करना है, चलो कुछ नहीं, ये तो और कुछ नहीं है। इसके अंदर सोर्स के अंदर जाकर, मेन के अंदर जाकर एक क्लास बना देते हैं। ये क्लास पता है क्या है, ये अब हम कंट्रोलर बना रहे हैं, ये कंट्रोलर क्लास बनानी पड़ेगी अब हमें। अब पैकेज हम लिख देते हैं स्प्रिंग एमवीसी डॉट कंट्रोलर पैकेज। ये स्प्रिंग एमवीसी डॉट कंट्रोलर पैकेज के अंदर क्लास आएगी। नेम बना लीजिएगा टेस्ट कंट्रोलर क्लास, बना ली। देखो सोर्स मेन जावा के अंदर स्प्रिंग एमवीसी डॉट कंट्रोलर पैकेज के अंदर ये आ गया टेस्ट कंट्रोलर डॉट जावा फाइल। ठीक है, ये अब एक्ट करेगा हमारा कंट्रोलर, ये पूरी पूरी क्लास एक्ट करेगी एज अ कंट्रोलर। अब इसको एज अ कंट्रोलर बनाने के लिए, ऐड करवाने के लिए एक कंट्रोलर एनोटेशन लिखनी है। ये कंट्रोलर एनोटेशन प्लस कंट्रोल स्पेस दबाकर यहाँ पे आपको इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पे आपको कंट्रोलर एनोटेशन लिखनी पड़ेगी ताकि ये वाली क्लास एक्ट करे एज अ कंट्रोलर। कंट्रोलर हमने बता दिया हैंडलर मेथड होता है, यूआरएल आता है कुछ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी प्रोसेस करके जो भी व्यू का नाम, मतलब जो भी व्यू हमें रिटर्न करवाना होता है उसका नाम ये भेज देता है। आपने पहली 2 वीडियोस देखी हैं तो आप ये भी जानते होंगे किस तरह से हम मतलब रिक्वेस्ट को मैप करते थे विद द कंट्रोलर। ये एक पूरी की पूरी क्लास है ना, इसके अंदर कई सारे कंट्रोलर्स होंगे ऑलरेडी। कंट्रोलर एक मेथड होता है, ठीक है? तो असल में एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक, स्ट्रिंग पब्लिक बनाना जरूर ध्यान रखिएगा। पब्लिक स्ट्रिंग कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर का नाम कुछ भी दे दो जैसे कि होम कंट्रोलर, होम कंट्रोल, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, पूरी छूट है आपको। अब इस कंट्रोलर को एक्टिवेट कराने से पहले ना, क्योंकि आपने कंट्रोल एनोटेशन इस पूरी क्लास के ऊपर लगाई है, तो ये क्लास एक्ट कर रही है एज अ कंट्रोलर। तो अब ये जो मेथड है, इससे पहले हमें एक रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन लगानी पड़ेगी। रिक्वेस्ट मैपिंग मैंने याद करिएगा कि डिस्कस किया था फर्स्ट 2 वीडियोस के अंदर ही, कि रिक्वेस्ट मैपिंग मतलब काम क्या होता है कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग यूआरएल के हम चाहते हैं कि भाई इस यूआरएल के कॉरस्पॉन्डिंग इस स्लैश यूआरएल यूजर ने हिट करा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कंट्रोल एक्टिवेट हो जाए, होम कंट्रोल वाला, है ना? तो उसके लिए रिक्वेस्ट मैपिंग उस मेथड के ऊपर लगा दीजिएगा, ठीक है? और अब हमें रिटर्न कुछ नहीं करना, हमें रिटर्न करना है भाई होम पेज रिटर्न कर दो, जैसे स्लैश आए होम पेज रिटर्न कर दो, ठीक? इतना काम हमने कर लिया। अब ये होम डॉट जेएसपी फाइल रिटर्न कर रहा है यहाँ से, कर तो ये होम रहा है लेकिन होम डॉट जेएसपी फाइल के लिए कह रहा है कि ये होम जो है, होम डॉट जेएसपी फाइल भेज दो यूजर के पास वापस स्लैश रिक्वेस्ट पर। ये वाला ये कंट्रोलर है रियल में, ये जो पूरी पूरी क्लास है ना, इसको हमने बताया है बस स्प्रिंग एमवीसी को, ये पूरी पूरी क्लास एक्ट करेगी एज अ बंच ऑफ कंट्रोलर्स। इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोलर होंगे, बहुत सारे, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत सारे यूआरएल हैंडलर होंगे, या फिर रिक्वेस्ट हैंडलर होंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि मेथड हैंडलर्स होंगे, मतलब हैंडलर मेथड्स होंगे जो कि इस टाइप के से हैं, ये होम कंट्रोल या फिर मेथड जो भी इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, जो स्लैश किया रिटर्न कर दिया होम। अब हमें चलना है वेब आईएनएफ के अंदर, व्यूज फोल्डर बनाना है। हमने ये याद करिए बताया था कि एक व्यूज फोल्डर बनाना पड़ेगा वेब आईएनएफ के अंदर, उसके अंदर हमें जेएसपी फाइल्स बनानी पड़ेगी। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, होम की, होम जेएसपी फाइल बनानी पड़ेगी, तो उसका नाम लिख लीजिएगा
home.jsp, ठीक। टाइटल के अंदर लिख लेते हैं कि होम, और बॉडी के अंदर लिख लेते हैं हाय इट्स होम पेज, ठीक। कंट्रोल एस सेव। अब हमें पता है कि डिस्पैचर सर्वलेट ने क्या करा था, जैसे ही होम आया तो उसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ पे पड़ा है, वेब आईएनएफ के अंदर, व्यूज के अंदर, और सफिक्स लगा लिया .jsp, अब सर्च कर रहा है home.jsp को, वेब आईएनएफ व्यूज के अंदर home.jsp सर्च कर रहा है, ये रही home.jsp बना दिया हमने, क्योंकि होम यहाँ से रिटर्न, होम ये ने रिटर्न करा था कंट्रोलर ने। ये गया था व्यू रिजॉल्वर के पास, उन्होंने देखा इसे वेब आईएनएफ व्यूज के अंदर और .jsp लगा लिया, और home.jsp को फैच करना चाहता है वो, ठीक। ये रहा हमारा व्यू रिजॉल्वर, ये रहा, ठीक। कंट्रोल एस सेव कर ही रहे हैं हम। अब हम चलाते हैं, हम चाहते हैं कि भाई चल जाए ये एप्लीकेशन हमने जो बनाई है, बस सिंपल सी स्लैश लगाया है और होम पेज रिटर्न हो जाए। लेकिन उससे पहले जो हम गलती कर देते हैं, और हम देखते हैं कभी-कभी कि लिखा आता है कि टारगेट इज नॉट विलिंग टू, टारगेट सोर्स इज नॉट विलिंग टू बी लाइक एलोकेटेड और लोकेटेड, सॉरी। सो इस टाइप के एरर्स को बचने के लिए ना हमें ये असलियत में ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम कंट्रोलर के लिए बना रहे हैं, जैसे कि टेस्ट कंट्रोलर क्लास बनाई हमने, ये किस पैकेज के अंदर है, स्प्रिंग एमवीसी डॉट कंट्रोलर पैकेज के अंदर। हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई बीन नहीं बनाई ना, ये क्लास थी, ये टेस्ट कंट्रोलर क्लास थी, हमने कॉरस्पॉन्डिंग बीन नहीं बनाई, हमें बीन बनानी चाहिए थी। लेकिन हम चाहते हैं कि ऑलरेडी मतलब एनोटेशन कंट्रोलर एनोटेशन जो लगाई है ना, उससे ही काम चल जाए, उससे ही काम चल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट स्कैन लगाना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन लगाना पड़ेगा, लिख लीजिएगा आप, कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन। ये हम काम कहाँ पे कर रहे हैं, डिस्पैचर सर्वलेट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस स्प्रिंग एमवीसी डॉट कंट्रोलर के अंदर जितने भी कंट्रोलर बने, स्प्रिंग एमवीसी डॉट कंट्रोलर के अंदर जितने भी जावा फाइल्स हैं या कंट्रोलर जितने भी बने, वो सारा का सारा स्कैन कर ले स्प्रिंग एमवीसी ऑलरेडी। तो बेस पैकेज पता है क्या है, बेस पैकेज चूज करना है इस कंट्रोलर का पैकेज, ये रहा स्प्रिंग एमवीसी डॉट कंट्रोलर, स्प्रिंग एमवीसी डॉट कंट्रोलर, ये चूज कर लीजिएगा। और चलते हैं डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर, यहाँ पे बेस पैकेज के अंदर लिख देते हैं स्प्रिंग एमवीसी डॉट कंट्रोलर। और आप एक और काम कर सकते हैं, आपने स्प्रिंग एमवीसी डॉट कंट्रोलर के अंदर ये लिखा, आप चाहते हैं कि बस जो स्प्रिंग एमवीसी के अंदर है ना, जितनी भी फाइल्स हम बनाना चाहते हैं वही सारी की सारी आ जाए, कंट्रोलर तो उसके अंदर ही है ना, सिंपल स्प्रिंग एमवीसी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कंट्रोलर सेव कर लीजिएगा। और हमने वो सारे काम कर ही लिए हैं, होम भी बना लिया। और ये जो एक ना आपको एक index.jsp फाइल मिलेगी, आप वेब आईएनएफ को क्लोज करिए, इसको इस तरह से क्लोज कर लीजिएगा। index.jsp जो मेन फाइल है वेब ऐप फोल्डर के अंदर, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, मैं बताता हूँ, अभी मैं चलाता हूँ इसे जरा। इसे ना आप सर्व कर, बस डायरेक्ट इसे रन करना है, तो डबल क्लिक करिए, यहाँ पे मैंने क्या करा मैं बता देता हूँ, पहले अपने फोल्डर पे डबल क्लिक करिए, रन एस करके रन ऑन सर्वर कर दीजिए, सेव टू ऑफ टू कर दीजिए, लोकल होस्ट टॉमकैट 9 सर्वर को चूज कर लीजिए और फिनिश कर दीजिएगा, और रिस्टार्ट कर दीजिए इस सर्वर को, पहले स्टार्टेड था, अब मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक। अब देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड वेदर इट रन्स और नॉट, बिकॉज अगर हमने कोई एरर, मतलब कोई एरर आएगा और हमने कोई गलती करी है तो, नहीं आना चाहिए कोई एरर, अगर हमने कोई गलती नहीं करी तो। देखते हैं, अभी चल रहा है इस तरह से, आप देख सकते हैं रेड रेड करके आ रहा है ना, चल रहा है ये, टॉमकैट स्टार्ट हो चुका है, ओके। हम्म, ये तो देखो, इतना तो आता ही, इतना स्प्रिंग एमवीसी फर्स्ट प्रोजेक्ट ना, इतना तो आता ही, क्योंकि स्प्रिंग एमवीसी फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने आर्क टाइप लिया था, तो इतना तो आता ही। इसके आगे जो स्लैश है ना, ये रिक्वेस्ट, इसका हम चाहते थे कि होम कॉल हो, मतलब जो स्लैश रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है ना ये वाला कंट्रोलर, ये होम कंट्रोल, तो ये रिटर्न कर रहा होम पेज, और होम पेज पे हमने कुछ और लिखा था, वेब आईएनएफ फोल्डर के अंदर हम जाएंगे, व्यूज के अंदर जाएंगे, तो होम पेज पे हमने लिखा था हाई इट्स अ होम पेज। बट ये क्या कर रहा है, ये हेलो वर्ल्ड, मतलब हेलो वर्ल्ड जो है ना, ये मैसेज प्रिंट कर रहा है, यूजर को ये भेज रहा है, भाई ये तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये क्या काम करता है कि ये जो मेन इंडेक्स डॉट जेएसपी है ना, इसे ही करता धरता मानता है, इसको ही भेज देता है। तो हम चाहते हैं कि भाई इसको ना भेजकर, स्लैश के लिए ऑलरेडी जो हमने बना रखा है, ये अपना होम पेज के लिए जो हमने होम पेज बना रखा है, स्लैश रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद, स्लैश रिक्वेस्ट के लिए हमने हमने ये सोचा है कि होम पेज जाए, ना कि इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज जाए। तो इससे हमें क्या करना है, ये ऑटोमेटिकली इसे लेता रहेगा वरना, तो हमें क्या करना है, सिर्फ डिलीट कर देना है इस इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल को, जो कि
इस वेब एन आईएनएफ फ़ोल्डर के अंदर थी। व्यूज़ फ़ोल्डर के अंदर नहीं थी, वेब आईएनएफ फ़ोल्डर के अंदर थी। पहले से दिखेगी आपको। अब हम चाहते हैं इसे कंट्रोल एस दबाकर वापस सोच देखते हैं कि भाई ये चलता नहीं चलता। यस, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो आप देख सकते हैं कि ये होम पेज वाला कंटेंट आ गया। स्लैश रिक्वेस्ट के लिए होम पेज वाला आ गया। ये लेफ्ट वाला तो ये लोकल होस्ट पे वर्क कर रहा है 8080 पर स्प्रिंग फर्स्ट एमवीसी प्रोजेक्ट इसका नाम है। स्लैश यहाँ से ही हम जो भी लिखेंगे वो आगे मतलब इससे आगे प्रोसीड होंगी वो रिक्वेस्ट। मतलब जैसे कि हम स्लैश होम स्लैश पेजेस लिखते हैं ना, वो इससे आगे लिखना पड़ेगा हमें, इससे पहले नहीं। ठीक है? तो ये है, यहाँ पे आ गया हमारा होम पेज का कंटेंट। देखो होम पेज पर भी यही था, हाई इट्स होम पेज। उन्हें रिटर्न कर दिया। तो मतलब हमारा ये पूरा-पूरा स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट रन कर रहा है। हमने स्लैश की रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट ने ना, ये डिस्पैचर सर्वलेट जो हमने बनाया था। हाँ, सॉरी, सबसे पहले web.xml के अंदर डिस्पैचर सर्वलेट की हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी। इसने क्या काम करा कि इसने स्लैश के आगे जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही थी, वो सबको हैंडल कर लिया कि फर्स्ट कंट्रोलर था। फिर हमने व्यू रिज़ॉल्वर बनाया। व्यू रिज़ॉल्वर ने चेक कर लिया कि भई कंट्रोलर से इस स्लैश के लिए क्या कौन-सी फाइल आ रही है, होम। तो home.jsp को ढूँढा और home.jsp को रिटर्न कर दिया। ठीक, इतना काम था। अब हम चाहते हैं तो एक और बना सकते हैं। एक और कि भई सिर्फ़ इस पे ही क्यों चेक करें हम, सिर्फ़ स्लैश के लिए क्यों? स्लैश होम मान लो किसी यूज़र ने भेज दी, तो उसके लिए भी तो कोई कंट्रोलर होना चाहिए। यहाँ पे लिख दिया स्लैश स्लैश होम नहीं लिखते, स्लैश चलो होम लिख लो क्योंकि मैंने स्लैश पहले ले लिया था तो स्लैश होम। यहाँ पे स्लैश होम के लिए ना इंडेक्स फाइल बना लेंगे कुछ या फिर कोई और सी फाइल बना लेंगे। स्ट्रिंग नाम लिख लीजिए कुछ भी नाम लिख सकते हैं इस फंक्शन का आप। लिख सकता हूँ मैं कि सर्विंग फाइल रिटर्न कर दो। लेट्स से अब हम इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं। इंडेक्स फाइल जानी चाहिए। अब हम व्यूज़ के अंदर एक इंडेक्स फाइल और बना लेते हैं। index.jsp। अब इसके अंदर लिख लेंगे हम h1 टैग के अंदर हाय यू आर इन index.jsp फाइल। सिंपल सिंपल सा इतना काम कर रहे हैं अभी तो, खैर बड़ा प्रोजेक्ट कुछ नहीं, बस ये बताया कि इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कंट्रोल एस सेव कर लिया। अब वापस चलते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यही आया। अब इसके आगे हम लिखते हैं होम, कि होम को हमने बता दिया कि भाई होम जैसी फायर हो ना, होम रिक्वेस्ट फायर हो तो ये वाला index.jsp फाइल आ जाए। यहाँ पे हमने बना दिया था। टेस्ट कंट्रोलर के अंदर देखो दूसरा कंट्रोलर ये रहा, स्लैश होम के लिए ये वाली फाइल आ जाए। ठीक है? ऐसे ही आपको बहुत सारे बना सकते हैं, 1000 लाख कुछ भी। तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग व्यूज़ फ़ोल्डर के अंदर कई सारी जेएसपी फाइल बना के उन्हें सर्व कर सकते हैं और कुछ प्रोसेस भी यहाँ पे कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये तो सिंपल सा काम था। अभी हमने सिर्फ स्प्रिंग एमवीसी की कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखी, web.xml के अंदर डिस्पैचर सर्वलेट बनाया, उसके अंदर व्यू रिज़ॉल्वर बनाया, व्यू रिज़ॉल्वर के आगे हमने कंट्रोलर बनाया, टेस्ट कंट्रोलर इस सोर्स मेन जावा फाइल के अंदर। फिर व्यूज़ फ़ोल्डर के अंदर हमने ये सारे के सारे जेएसपी फाइल्स बनाई और टेस्ट कंट्रोलर, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा टेस्ट कंट्रोलर कंट्रोलर एनोटेशन से हमने बता दिया कि भाई ये पूरा-पूरा एक्ट करेगा एज़ अ कंट्रोलर। लेकिन हमने इसकी बीन तो बनानी नहीं है नहीं, इन केस ऑफ दिस dispatcher servlet.xml फाइल। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्कैन लगा लेंगे कि पूरा का पूरा, अगर ये नहीं लगाओगे ना एरर आएगी, ये नहीं लगाओगे ना तो एरर आएगी, फिर कुछ भी नहीं फेच कर पाएगा वो। तो स्प्रिंग एमवीसी का जो भी स्प्रिंग एमवीसी इस पूरे स्प्रिंग एमवीसी डॉट कंट्रोलर या स्प्रिंग एमवीसी के अंदर ही जो जितने भी पैकेजेस हैं, उसको बेस पैकेज मान के सबको स्कैन कर दो। उसके अंदर जितने भी सब कुछ फाइल्स हैं सबको स्कैन कर दो। उसके बाद ये सारा काम होगा। तो ये सब हमने किया। ये 3 स्टेप्स भी हमने फॉलो करे जो कि बहुत ज़रूरी थे। और उसके बाद ये हमने चला के दिखा दिया कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। मतलब स्लैश डालेंगे, स्लैश रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये आएगा, स्लैश रिक्वेस्ट भेजेंगे तो होम पेज आएगा और होम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो index.jsp फाइल के अंदर हम आ जाएँगे, ठीक है? ये रिटर्न कर देगा वो क्लाइंट के लिए। तो आई होप आपने बहुत एन्जॉय करा इस वीडियो को और इस तरह की वीडियोज़ पाने के लिए स्प्रिंग एमवीसी की मैं भी सीरीज़ और आगे बनाऊँगा। बहुत सारे काम और भी करने हैं, बहुत सारे अ, चीज़ें और भी सिखानी है आपको लोगों को, क्योंकि अभी तो 1% भी नहीं हुआ। तो प्लीज़ लाइक करिए मेरी वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जितना हो सके उसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसकी कम्युनिटी बहुत थोड़ी बढ़े, ताकि मेरे को भी और फ़ायदा और मोटिवेशन मिले कुछ इस टाइप की वीडियोज़ बनाने के लिए। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए बाय बाय और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। सो
प्लीज़ लर्निंग को जारी रखिएगा और स्प्रिंग एमवीसी और ऐसे ही कुछ वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।